आपने कहा कि बिहार और बिहार की जरूरत और ये सब, ये बताइए कि जो स्पेशल स्टेटस की मांग पर आप पड़े हैं आज के इस ऐलान के साथ, क्या वो स्पेशल स्टेटस जिन राज्यों को मिल सकता है और उनकी जो कंडीशंस अप्लाई हैं, क्या बिहार उसमें फिट बैठता है? बिल्कुल, मैं बिहार की पात्रता रखता है। अगर नीति आयोग की रपट ये कहती है कि बिहार हर क्षेत्रों में फिसड्डी है और अगर नेपाल की आपदा, नेपाल से आने वाले पानी अकारण बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करता है तो पात्रता रखता है। अच्छा। बिहार बंटवारे के बाद बिहार में जो हालात है तो बिहार पात्रता रखता है। बिहार को अगर पैकेज की बात करते हैं तो 35,000 करोड़ जब यूपीए वन में जब मिला था सरकार पथ सिर्फ खाली ग्रामीण सड़कों में, तो क्या वो पैकेज था? या रेलवे फैक्ट्री, चक्का फैक्ट्री और रेलवे इंजन कारखाना मिला था बिहार को, तो क्या वो पैकेज था? 983 किलोमीटर एनएच की सड़कों में पैसा मिला था बिहार के अंदर में, टीआर बालू उस समय सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। तो क्या मतलब वो पैकेज कि था? आज जो हमारी मिला, मूल मांग क्या आज है? जो मिला, अगर आप चाहते हैं कि रिवाइवल, वो उससे आप खुश नहीं हैं। जो बिहार को आज मिला उसकी भी आपको लगता है कि बिहार उसमें नहीं कर सकता, विकसित नहीं कर सकता है खुद को, आप उससे तसल्ली नहीं रखते। ठीक है, मैं इसका जवाब एक बार अनुजा से लूंगी जरा जी। नहीं, रूटीन आवंटन और ठीक है, रूटीन आवंटन नहीं है सर, साल में एक बार पेश होने वाला बजट है और ये रूटीन आवंटन नहीं है। बहरहाल ठीक है सर, मैं लौटती हूँ आपके पास। भुवन जोशी जी आपके पास आते हैं, फिर उसके बाद धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी आपके पास, फिर सौरभ दुबे जी आपके पास आऊंगी। भुवन जोशी साहब बड़े शायराना अंदाज में नजर आए अखिलेश यादव साहब, और उन्होंने कहा कि यह बजट भी नाउमीदी का ही पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है। अब मैं अगर फिर से कांग्रेस के कट कॉपी पेस्ट का उदाहरण ले लूं, तो मतलब अगर कांग्रेस का न्याय पत्र होता, आप लोगों की गठबंधन की सरकार बन जाती, जो बनी नहीं, तो मतलब एक बार फिर से उन्हीं हालातों में आप लोगों को जिंदा रहने की बात करते हुए नजर आते। आप झूठ का पुलिंदा क्या उन न्याय पत्र में शामिल बातों को कहते हुए नजर आते? क्योंकि अगर वाकई में है कि सब कॉपी पेस्ट है, तो फिर तो खुश होना चाहिए ना विपक्ष को कि हमने जो कहा देखिए इन्होंने करके दिखा दिया। देखिए पूर्णिमा जी, जो जहां आपने मुझे बुलाया है समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए लिया, मैं अपना पहले पक्ष रख दूं। जो 11वां जो बजट है, हमें लगता है कि बेरोजगारी, महंगाई, किसान, महिला, युवा के जो मुद्दे हैं अब वो 9, 2, 11 हो गए। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की बात बोलता है। मुझे लगता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की राजनीति का अंत उत्तर प्रदेश ने किया है, उसकी सजा हमें मिली है। आज उत्तर प्रदेश के 20 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं और बहुत बुरी स्थिति में है। सरकार केवल अपनी जान बचाने के लिए, अपने आप को टिकाई रखने के लिए केवल आंध्र प्रदेश और बिहार की बात करते हैं। क्या ये केंद्र का बजट है या स्टेट का बजट है? मैं ये समझ में नहीं आ रहा। देश तो के आप लोगों बताइए, को आप यूपी सेंट्रिक बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश को नहीं मिला, तो सभी आप बताइए कि स्टेट का बजट है या फिर ये यूनियन बजट है? अब मैं उसी विषय पर आ जाता हूं। पूर्णिमा जी समझ दीजिए 30 सेकंड और, क्योंकि 1-1 मिनट का ओपनिंग स्टेटमेंट है। जी पूर्णिमा जी, क्या आज उत्तर प्रदेश में आप भी रह रही हैं, हम भी रह रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति है? क्या ये चिंता का विषय होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्या बाढ़ जैसी आपदा में सरकार के हाथ कुछ भी, मतलब कुछ खाली रहे उत्तर प्रदेश से? क्या किस बात की सजा आप उत्तर प्रदेश को दे रहे हैं? देश ये जानना चाह रहा है। लेकिन जितना मैं समझती हूँ सर कि जब कोई ऐसी बाढ़ आपदा आती है तो उस दौरान एड मांगी जाती है केंद्र से, जो कि बजट के प्रावधान का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि बजट के प्रावधान में शामिल होता है कि आप आने वाले सालों में बजट को किस तरीके से जो एलोकेशंस किए गए हैं वो आप परमानेंट दिक्कतों के लिहाज से बढ़ाते हैं और एलोकेशन की जाती है। बहरहाल एक राज्य में आपदा की बात है, उसके लिए अलग से एड यूपी को जा सकती है। सौरभ जी मैं गलत हूं तो मुझे प्लीज करेक्ट करिएगा। नहीं बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से ये जो बजट पेश हुआ है वो दिखाई दे रहा है कि सर्वस्पर्शी और सभी वर्गों को, समाज के जितने वर्ग हैं वो सबको छूने वाला बजट है। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर गरीब छूट रहा है, महिला छूट रही है, नौजवान छूट रहा है। एक बेरोजगारी को लेकर के जो तमाम तरह के विषय रखे गए थे, तमाम तरह की बातें रखी गई थी, तो आज नौजवानों को जो है वो बजट के अंदर जो है विशेष तौर पर उनका ध्यान रखा गया है। और जिस प्रकार से देखिए, जिस प्रकार से हम बात करते थे महिलाओं की, महिलाओं को उनको सम्मान दिया गया। किसानों का बार बार जो लोग जिक्र करते थे, तो आज किसानों को भरपूर जो है इस बजट के अंदर उनको सम्मान के साथ जो है, जिस प्रकार से उनकी आर्थिक नीतियों के बारे में जो है आगे चल करके उनको किस प्रकार से डेवलप किया जाए फसलों के मामले में, या फिर उनके जो है अन्य तरीके से जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे है किसान आए, उनकी खेती जो है वो आए और उसका मुआवजा सही तरीके से मिले। तो कहीं ना कहीं जो है ये पूरा बजट जो है वो एक तरह से आप ये देख लीजिए कि जितने भी भारत के अंदर समाज के सभी वर्ग हैं उनको निश्चित रूप से
फायदा भी मिलेगा और कहीं ना कहीं जो भारत ठीक है। तीसरी आर्थिक शक्ति बनने वाला है वो वहां पर पहुंचने अच्छा, के जो- लिए ये दूरदर्शी बजट है। ठीक है मुन्ना जी, मैं आपके पास आती हूँ, उससे पहले तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगी। निर्मला सीतारमण इस वक्त आपको बीजेपी की जो महिला कार्यकर्ता है उनके साथ इस वक्त मौजूद नजर आ रही हैं। जाहिर है कि आज का दिन अच्छा दिन है बीजेपी के लिए, सरकार के लिए, और मीठा खाने के साथ निर्मला सीतारमण ने दिन की शुरुआत की थी। तो आज पूरा दिन मेल मुलाकातों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, और क्योंकि सरकार के हिसाब से जो पेश बजट किया गया है उसमें महिलाओं के लिए बड़े प्रावधानों का जिक्र है, उसमें महिलाओं के लिए बहुत कुछ दिया गया है। तो उन्हीं महिला कार्यकर्ताओं के बीच में इस वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आपको नजर आ रही हैं, जो आज बजट पेश करने के साथ खुद में एक रिकॉर्ड बना चुकी हैं। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी, आपके पास आती हूं और शक्ति सिंह यादव जी को साथ में स्क्रीन पर रखेंगे जरा। धीरेन्द्र कुमार मुन्ना जी कहते हैं चिराग पासवान की समावेशी बजट है, और साथ ही ये भी कहते हैं कि जो बिहार को स्पेशल पैकेज दिया गया है या जो बिहार के लिए बातें कही गई हैं, ऐलान किए गए हैं, उसका स्वागत करते हैं वो। लेकिन इस मौके पर भी विपक्ष ये कहता है क्योंकि गठबंधन की मजबूरी रही, इसीलिए कोalition पार्टनर्स को ज्यादा से ज्यादा पैसा सरकार ने दे दिया। देखिए पूर्णिमा जी, प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हमारे लिए 4 जातियां हैं, किसान, महिला, युवा और गरीब। आप देखिए कि ये जो बजट आया है इसमें इन चारों के लिए विशेष रूप से ख्याल किया गया है। चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, चाहे महिलाओं के लिए हॉस्टल की बात हो, चाहे 1.5 लाख करोड़ का किसानों के लिए बात हो, या मुफ्त राशन को अगले 5 साल तक जारी रखने की बात हो। तो वो जो मोदी जी की गारंटी थी वो पूरा होने की शुरुआत हुई है। अब विपक्ष के लोग अगर बिहार पे सवाल उठा रहे हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। कल तक बोल रहे थे कि बिहार को कुछ नहीं मिला, मोदी जी ऐसे ही बहलावा कर रहे हैं, आज जब मिल गया है तो फिर उस पर हल्ला कर रहे हैं कि आपको नहीं मिला है। तो ये विपक्षवाद जो आरोप है कि ये कुर्सी बचाने के लिए है, मुझे लगता है कि विपक्ष को कुर्सी पाने की ललक है, इसलिए वो सच्चाई से मुंह मोड़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार के साथ में जो तुलना कर रहे हैं कि बताइए कि आज बिहार के अंदर में एक भी हमारे पास हाईवे उस तरह का नहीं, एक्सप्रेसवे। तो क्या देश को अगर 2047 में विकसित राष्ट्र बनाना है तो बिहार को और आंध्र प्रदेश को छोड़ करके ऐसी परिकल्पना कर सकते हैं? शक्ति सिंह यादव जी, मिल रहा है उसमें भी खुश नहीं है आप, नहीं मिलता तो भी रोते गाते? नहीं, शायद आप भूल गए, मैंने पहले भी कहा राज्य को मिला था। जिस समय यूपीए फर्स्ट गवर्नमेंट थी तो बिहार को चक्का फैक्ट्री मिला था, मधेपुरा में इंजन फैक्ट्री मिला था, 53,000 करोड़ का निवेश हुआ था, 35,000 करोड़ प्रधानमंत्री सड़क योजना में बिहार को मिला था। हमने कहा आपसे कि 983 किलोमीटर लगभग बिहार को एनएच में भारत सरकार ने पैसे दिए थे बिहार के अंदर में। बिहार का प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट हुआ था, उसी में बिहार थोड़ी तरक्की की। बैकवर्ड ग्रांट फंड जो 25,000 करोड़ का वो बंद किया गया था, लगातार 5 वर्षों तक बिहार को मिलता रहा। इनके झूठे आंकड़े के कारण मिलने वाले राशि बिहार से वंचित रह चुका। अब सवाल है बिहार को जो जिन योजनाओं को आप कह रहे हैं कि ये पैकेज है, अरे भैया पैकेज का मतलब कि राज्य अपने मन से योजनाओं को आकार दे, राज्य संचालित करे, उसको पैकेज कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पैकेज होता है, ये तो हम पहली बार सुने हैं। उसको स्पेशल स्टेटस कहते हैं। ये शक्ति सिंह जी, उसको स्पेशल स्टेटस कहते हैं। जो आप कह रहे हैं उसको स्पेशल स्टेटस कहते हैं।